हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 7 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अक्टूबर मंथ की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग ई बुक्स आ चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, परचेज करना चाहते हो तो इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग MZT ऐप से भी जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें फुल डिटेल करंट अफेयर होती है। एंड में आपको 100+ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ होती है ई बुक। ज़्यादा जानकारी के लिए MZT ऐप डाउनलोड करें। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये ओडिशा राज्य सरकार की योजना है। अगला, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो मंडी जिला दोस्तों रहा शीर्ष पर। हिमाचल प्रदेश का ये जिला है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के बीच द्रजबा नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में द्रजबा नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए रूस की सेना पाकिस्तान पहुंच गई है। तो ये रूस और पाकिस्तान के बीच में आयोजित होगा द्रजबा नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, रसिया और पाकिस्तान के बीच में। तो रूस आया है, लगभग 2 हफ्तों तक चलेगा ये अभ्यास और पाकिस्तान में ये आयोजित होगा। हालांकि ये सैन्य अभ्यास दोस्तों रसिया और पाकिस्तान के बीच में रेगुलरली होता आया है। वार्षिक सैन्य अभ्यास होता है, 2016 से ही ये हो रहा है। तो रूस और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो चुका है द्रजबा नामक सैन्य अभ्यास। ओके, ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन देख रहे हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। अभी अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में क्या शुरू हुआ है? कैरेट बांग्लादेश नाम का अभ्यास शुरू हुआ है, कैरेट बांग्लादेश 2020। भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी बोंगो सागर हुआ है, जो ठीक है नौसैन्य अभ्यास। भारत और रूस के बीच में इंदिरा नेवी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और भी कई अभ्यास मैंने आपको बताए थे, जैसे सेलिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ। इसके बाद जिमेक्स हुआ था भारत और जापान के बीच में हुआ था। ठीक है, पैसेज नाम का सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। बात करते हैं रूस की। रूस देख लीजिए मैप में, ये रहा दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मॉस्को यहाँ की है राजधानी, जहाँ पर हुआ था 2018 में फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, फुटबॉल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप। मिखाइल वी मिशुस्तिनी यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हैं प्रेसिडेंट, और ये अब रहेंगे 2036 तक। ठीक है, 2036 तक प्रेसिडेंट रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। रूबल यहाँ की करेंसी है, ड्यूमा है यहाँ की संसद का नाम, सर्वाधिक क्षेत्रफल मैंने आपको वही बताया। अच्छा, 2 पॉइंट आपको याद रखना है रसिया से। इसने अभी हाल ही में दुनिया की पहली वैक्सीन लॉन्च की स्पुतनिक 5 के नाम से, और दुनिया की दूसरी वैक्सीन भी इसी ने लॉन्च की है, इपीवैक कोरोना के नाम से। तो ये 2 वैक्सीन हैं जो रसिया की हैं। अभी तक बाकी किसी भी देश ने वैक्सीन कोविड-19 की डेवलप नहीं की है ऑफिशियल तरीके से। ओके, अच्छा, जो इसमें स्पुतनिक 5 है उसने डॉक्टर रेड्डीज से समझौता भी कर लिया है। डॉक्टर रेड्डीज कंपनी है भारत की, तो भारत में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए इस वैक्सीन का समझौता भी हो गया। ओके, अगला है पाकिस्तान। ये देख लीजिए, इमरान खान यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के हैं प्रेसिडेंट, इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है, पाकिस्तानी रुपया करेंसी है, नेशनल असेंबली है संसद का नाम, राजभाषा है इसकी उर्दू और अंग्रेजी, सबसे बड़ा नगर है कराची। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ? तो दोस्तों अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से ऑफिशियल तरीके से बाहर हो गया है। इसकी घोषणा इसने दोस्तों 4 नवंबर 2019 को ही कर दी थी। लेकिन यूनाइटेड नेशन का एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग होता यह है कि आपको 1 साल पहले बताना होगा। तो 4 नवंबर 2019 को इन्होंने बाहर होने की घोषणा की, तो अब 4 नवंबर 2020 को ये ऑफिशियल तरीके से बाहर हो गया है पेरिस जलवायु समझौते से। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौते से दोस्तों बाहर होने वाला ये इकलौता और पहला देश बन गया है अमेरिका। अब ये पेरिस जलवायु समझौता क्या है? पेरिस जलवायु समझौता दोस्तों पृथ्वी को जलवायु संकट से बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंजेस वगैरह से बचाने के लिए पेरिस में 2015 में हुआ था एक समझौता जलवायु पर। ठीक है, क्लाइमेट पर। तो पेरिस जलवायु समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के अकॉर्डिंग ये था कि 2020 के बाद से प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर पर, यानी 2020 फाइनेंशियल ईयर के बाद से प्रत्येक वर्ष देशों को कम से कम $100 बिलियन, कितना? कम से कम $100 बिलियन इकट्ठा करने होंगे, कलेक्ट करना होगा। और ये बात ट्रम्प साहब को मंजूर नहीं थी। डोनाल्ड ट्रम्प जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनका मानना ये था कि इससे अमेरिका में 25 लाख तक की नौकरियां कम हो जाएंगी
और इससे केवल और केवल अमेरिकियों का नुकसान होगा, बाकी चाइना, रूस, भारत, इन लोग का फ़ायदा होगा। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इससे बाहर होने की घोषणा कर दिए थे और अब 4 नवंबर 2020 को ऑफिशियल तरीके से बाहर हो गया है अमेरिका। हालांकि जो नए राष्ट्रपति आने वाले हैं जो बिडेन, उनका ये मानना है, ये है उनकी विचारधारा ये है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन करके आते हैं तो वो एक बार फिर से पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका को शामिल कर लेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं अब अमेरिका की। अमेरिका देख लीजिए मैप में, ये रहा अमेरिका। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, करेंसी है डॉलर, संसद का नाम है कांग्रेस और डोनाल्ड ट्रंप अभी 45वें प्रेसिडेंट हैं। एक्चुअली में वहाँ पर चुनाव चल रहा है और जो बिडेन जो है वो बहुत आगे निकल चुके हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बिडेन बनेंगे वहाँ के प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन अभी संशय बरकरार है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। ओके, बात कर लेते हैं दोनों की पार्टियों की। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी से ये है, और जबकि जो बिडेन जो इनके विरोधी हैं, जो बिडेन जो नेक्स्ट हो सकता है बन जाए प्रेसिडेंट, वो हैं डेमोक्रेट पार्टी से, और डेमोक्रेट पार्टी से हैं और उन्होंने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना था। इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक और रिकॉर्ड बना है जो बिडेन के नाम। जो बिडेन दोस्तों अमेरिकी इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले पहले बन गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट पाने का रिकॉर्ड इनके नाम बन गया है। एक्चुअली में वहाँ पर इंडिया की तरह वोट उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉल देखा जाता है। ठीक है, किसके कितने इलेक्ट्रॉल्स हुए हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे एक कोई प्रांत हुआ, इसमें मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉल्स हैं और 7 में से 4 एक ने जीता और दूसरे ने 3 इलेक्ट्रॉल जीत लिए हैं, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉल होगा ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस प्रांत को इसने जीत लिया, तो यहाँ पर प्रांत जीता जाता है और इस प्रकार से प्रांत जिसके सबसे ज़्यादा हो गए उसके इलेक्ट्रॉल भी सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉल उस प्रांत के उस व्यक्ति के हो जाएंगे। तो फिर इस हिसाब से जिसके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉल हो जाते हैं वो चुना जाता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी आप केवल बेसिक जानकारी रखिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा, उसमें और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट, SAARC यानी सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों शक्तिकांत दास ने। ये कौन है? ये RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में सार्क सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर के ग्रुप की समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है। कहाँ पर? ये वर्चुअली आयोजित की गई, तो कहाँ पर तो मतलब ही नहीं बनता है, तो वर्चुअल तरीके से ये आयोजित की गई। इसमें दोस्तों सार्क सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स शामिल हुए थे। बात करते हैं सार्क की। सार्क संगठन दोस्तों 8 सदस्य देशों का एक संगठन है। इसमें 8 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं? भारत के सभी पड़ोसी देश हैं दोस्तों, बस चाइना और म्यांमार को छोड़ करके। कौन कौन से सदस्य देश हैं? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव और भूटान। इतने देश हैं, यानी 8 देश हैं टोटल सार्क के सदस्य देश। ओके, इसे दक्षेस भी कहा जाता है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में स्थापना हुई थी। काठमांडू में है इसका हेडक्वार्टर और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं इसाला रुआन वीराकून। कौन? इसाला रुआन वीराकून। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, बांग्लादेश ने किस भारतीय कंपनी से 30 मिलियन कोरोना वैक्सीन खुराक के लिए समझौता किया? तो बांग्लादेश ने दोस्तों अभी हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 30 मिलियन कोरोना वैक्सीन की खुराक के लिए, डोज के लिए समझौता किया है। 30 मिलियन बोले तो 3 करोड़ डोज के लिए समझौता हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बांग्लादेश में। ठीक है, ये वैक्सीन दोस्तों किसके द्वारा बनाई जा रही है? इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया जा रहा है। लेकिन समझौता किससे हुआ? समझौता हुआ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वैक्सीमोको फार्मास्यूटिकल्स के साथ। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा ये है बात कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है। तो वैक्सीन कोई भी बना ले, प्रोड्यूस करने उसको बड़ी मात्रा में उसका उत्पादन करने के लिए, उसका डोज बनाने के लिए उसको इंडिया आना ही पड़ेगा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है ये, उसने डेवलप किया है, उसकी खोज है, लेकिन सबसे ज़्यादा डोज कहाँ पर बनाए जाएंगे? इंडिया में बनाए जाएंगे। इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता हुआ है बांग्लादेश का। किस रेट से हुआ है समझौता? तो दोस्तों $5
पर वैक्सीन डोज, ठीक है। पर डोज के लिए, एक डोज के लिए 5 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से समझौता हुआ है। ओके, बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश देख लीजिए, ये रहा भारत का पड़ोसी देश। अब्दुल हमीद जी यहाँ के हैं प्रेसिडेंट, शेख हसीना जी यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर, राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, सांसद का नाम होता है जातीय संसद, राजभाषा होती है बांग्ला, सबसे बड़ा नगर है ढाका। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है अमार सुनार बांग्ला, उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिन्होंने हमारे जनगण मन को लिखा है, ठीक है। चलिए बांग्लादेश से और क्वेश्चन अगर आपको बात करें तो वर्ल्ड बैंक से इसने $500 मिलियन की मांग की है, सहायता मांग की है कोविड-19 वैक्सीन के लिए ही। इस बार 26 मार्च को दोस्तों इसका 50वां स्वतंत्रता दिवस होगा और 50वें स्वतंत्रता दिवस पर इसने भारतीय प्रधानमंत्री को, बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया हुआ है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जॉन पोम्बे मागुफुली किस देश के लगातार दूसरी बार प्रेसिडेंट बने? तो जॉन पोम्बे मागुफुली दोस्तों तंजानिया के लगातार दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो अगले 5 वर्ष के लिए एक बार फिर से ये होंगे प्रेसिडेंट। पहली बार 2015 में बने, उसके बाद अब 2020 में एक बार फिर से 5 वर्षों का कार्यकाल पा गए हैं तंजानिया के प्रेसिडेंट जॉन पोम्बे मागुफुली। चलिए अब तंजानिया आया है तो देखते हैं वर्ल्ड मैप में तंजानिया है कहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर आपको दिख जाएगा पूर्वी साइड में ही तंजानिया। तंजानिया एक देश है, ये देखिए केन्या के पास है तंजानिया, ठीक है, केन्या जाम्बिया, ठीक है, तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या होती है? तंजानिया की राजधानी दोस्तों होती है डोडोमा। क्या होती है? डोडोमा होती है यहाँ की राजधानी। और यहाँ के करेंट टाइम पर प्रेसिडेंट दोस्तों बन गए हैं जॉन पोम्बे मागुफुली। करेंसी है तंजानियन शिलिंग। यहीं पर आपको लेक विक्टोरिया मिल जाएगा, विक्टोरिया झील मिल जाएगी, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में किस पेमेंट सर्विस को NPCI से UPI पेमेंट करने की मंजूरी मिल गई है? तो दोस्तों व्हाट्सएप पे को NPCI से UPI पेमेंट करने की मंजूरी मिल गई है। होता क्या है, जब भी कोई पेमेंट सर्विसेज होते हैं वो अपना UPI सर्विस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको NPCI से मंजूरी लेनी पड़ती है। NPCI इन्हीं सब चीज़ों के लिए एक संस्था है भारत सरकार की। क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ही ये सिस्टम शुरू किया गया है, UPI सिस्टम। UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसके जरिए भेजा जा सकता है पैसे, ठीक है। UPI आप लोग यूज़ भी करते होंगे। तो व्हाट्सएप पे ने अब मंजूरी ले ली है, यानी मंजूरी इसको मिल गई है NPCI की। तो अब क्या होगा, अब व्हाट्सएप पर चैटिंग के साथ साथ किसी को आप पेमेंट भी भेज सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। आप इसके पहले गूगल पे, फ़ोन पे, भारत पे, इन सब चीज़ों में UPI सर्विस का यूज़ कर चुके हैं। तो व्हाट्सएप पर भी अब हो सकेगा ऐसा। क्लियर? व्हाट्सएप दोस्तों ये फेसबुक की ही स्वामित्व वाली कंपनी है। बात करते हैं यहाँ पर NPCI से, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2008 में, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके करंट टाइम पर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विश्वा मोहन महापात्रा। कौन है? विश्वा मोहन महापात्रा है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। अच्छा, इसके MD और CEO हैं दिलीप असबे। कौन है? दिलीप असबे। अगला है, किस बैंक ने मिलेनियल ग्राहकों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने दोस्तों अपने मिलेनियल ग्राहकों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इस बैंकिंग कार्यक्रम का प्रोग्राम का नाम है ICICI बैंक माइन। क्या नाम है? ICICI बैंक माइन। तो इस नाम से अपने मिलेनियल कस्टमर्स के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है इसने। ये दोस्तों 18 से 35 वर्ष के जो इसके कस्टमर्स हैं, खास तौर से उन्हीं के लिए लॉन्च किया गया है। क्या होगा इसके तहत? इसके तहत दोस्तों आसानी से सेविंग अकाउंट्स ओपन किए जा सकेंगे और भी कई छोटी मोटी सेवाएं प्रोवाइड की जा सकेंगी इजीली ही। ICICI बैंक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। संदीप बख्शी जी इसके MD और CEO हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सऊदी अरब की कंपनी PIF ने किस भारतीय कंपनी में 9,555 करोड़ रुपए का निवेश किया? दोस्तों सऊदी अरब की कंपनी है PIF यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। इसने दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 9,555 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ही सहायक कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, उसी में ये किया गया है इन्वेस्टमेंट। ये कितना होता है परसेंटेज के हिसाब से? 2.04% होता है। तो 2.04% का स्टैक एक्वायर कर लिया है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में PIF ने।
क्लियर। अच्छा, PIF ने दोस्तों रिलायंस जियो में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है ऑलरेडी ही। रिलायंस जियो में जब किया था, कितने का किया था, 11,400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। और 11,400 करोड़ रुपए होता है 2.32%, यानी 2.32% का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है ऑलरेडी सऊदी अरब की PIF। तो यानी 2 बार इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब सऊदी अरब की PIF ने किसी भारतीय कंपनी में 2 बार इन्वेस्टमेंट किया, वो भी इतने बड़े अमाउंट में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन हैं, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब देख लीजिए दोस्तों मैप में, ये रहा सऊदी अरब। रियाद यहाँ की राजधानी है, रियाल यहाँ की करेंसी है, संसद का नाम है मजलिस अल शूरा, और मोहम्मद बिन सलमान है यहाँ के क्राउन प्रिंस। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बनाया गया चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी आप लोग बचपन में कॉमिक्स खूब पढ़े होंगे, फेमस इंडियन कॉमिक सुपर हीरो हैं चाचा चौधरी। कंपनी का नाम है डायमंड टून्स, और डायमंड टून्स ने नमामि गंगे परियोजना के लिए समझौता किया है। किस लिए, जिससे नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। तो अपने कार्टून्स के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी लोगों में। तो इसी वजह से चाचा चौधरी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर नमामि गंगे परियोजना का। अभी दोस्तों आपको याद हो, कुछ ही दिन पहले 3 दिवसीय गंगा उत्सव मनाया गया वर्चुअल तरीके से, इसे भी आपको याद रखना है। ओके, अच्छा, आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं राजकुमार राव, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, याद रखिएगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। राजकुमार राव को सिस्का LED का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। किसका, सिस्का LED। सिस्का LED का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया। रोहित शर्मा आपको दिख रहे हैं, इनको वेगा का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। प्रियंका चोपड़ा को, इनको पार्ले एग्रो का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए किसे JC डेनियल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों JC डेनियल पुरस्कार दिया गया है हरिहरन को। किसे, हरिहरन को। हरिहरन दोस्तों ये मलयालम के फेमस डायरेक्टर हैं, 50 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने डायरेक्शन का काम किया हुआ है। तो इनको अभी हाल ही में JC डेनियल पुरस्कार दिया गया। JC डेनियल पुरस्कार दोस्तों इनके लाइफ टाइम के कंट्रीब्यूशन के लिए, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। JC डेनियल पुरस्कार दोस्तों ये केरल राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, और केरल के द्वारा दिया जाने वाला सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है सिनेमा के क्षेत्र में, केरल राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने वाला। इसके तहत 5 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं, प्लस एक मूर्ति दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस बार हरिहरन को दिया गया JC डेनियल पुरस्कार। क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से अभी तुरंत लाइक करो, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कहाँ पर दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया। आगे है, कर्नाटक सरकार द्वारा किस महिला क्रिकेटर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आप वीडियो देख लियो तो जाओ जल्दी से इसकी फ्री में क्विज सॉल्व कर लो MJT ऐप से। वहीं पर आपको दोस्तों फ्री में PDF, क्विजेज, वीडियोज़, ई-बुक, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग MJT ऐप अगर नहीं यूज़ करते हो तो उसे ज़रूर यूज़ करो। चलिए दोस्तों, बस फिलहाल इतना ही वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।